ठीक है ना। तो देखें कि जो हॉस्पिटलाइज्ड जो पेशेंट्स हैं ना, इनमें देखा गया है कि तकरीबन 50% जो पेशेंट्स हैं उनमें माल न्यूट्रिशन का अनसर पाया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे जो माल नरिश पेशेंट्स हैं इनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत या फिर इसकी इंडिकेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट की इंडिकेशन होती है। और ठीक है ना, जो कि माइल्ड न्यूट्रिशन भी होते हैं और जिन्होंने फिर साथ साथ में जाना होता है, जिनको मेजर सर्जरी जिनकी होनी होती है, या फिर ऐसे हेल्दी पेशेंट्स, नॉट नेसेसरीली माइल्ड न्यूट्रिशन, बल्कि ऐसे हेल्दी पेशेंट्स जो कि जिन्होंने जाना होता है मेजर, जिनकी एक सर्जरी होनी होती है और विद रिकवरी टाइम जिनका लेंथी होने का ख़दशा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। ठीक है ना। यानी कि दो कैटेगरीज हो गई ना। देखो, ऐसे मेलनरिश्ड पेशेंट्स जो कि जिन्होंने जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, इनको भी हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। और ऐसे हेल्दी पेशेंट्स, ठीक है ना, हेल्दी है, बज़ाहिर पेशेंट्स हेल्दी तो हैं, लेकिन उनको मेजर सर्जरी के थ्रू जाना होता है और मेजर सर्जरी में फिर हमें उनका जो एक्सपेक्टेड रिकवरी टाइम जो है वो लेंथियर होता है। ऐसे पेशेंट्स को भी हमने क्या करना होता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना होता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट दो कैटेगरीज आ गई। ठीक है। इसी तरह आप देखें कि एक स्टडी की गई कि 1933 की बात है, उससे पहले न्यूट्रिशनल सपोर्ट का कंसेप्ट था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं था 1933 से पहले। अब न्यूट्रिशनल सपोर्ट की गई अल्सर सर्जरी के लिए। ठीक है, अल्सर सर्जरी के लिए पेशेंट्स चुने गए। ठीक है, उसमें देखा गया कि जो मेल नरिश्ड हैं उनमें जो मोर्टेलिटी रेट था वो 33% और फिर वेल नरिश्ड जो थे उनमें मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 3.5%। तो देखें कहाँ 33% और कहाँ 3.5%, बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस का बहुत ज़्यादा रोल होता है पेशेंट की के सर्जिकल आउटकम्स में। ठीक है, ठीक है ना। आप देखें कि जो स्टारवेशन के मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टारवेशन हम ये पढ़ेंगे। देखो, फास्टिंग के 12 घंटे के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, फास्टिंग के 12 घंटे के अंदर, यानी कि जब आप फास्टिंग स्टार्ट करते हैं 12 घंटे तक आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो जो फूड होती है वो ईटन इज़ ऑल गॉन। जो आप पहले फूड खा रहे होते हैं ना, मतलब 12 घंटे से पहले आपने जो खाना खाया है वो सारा तो एब्जॉर्ब होकर चला गया, या तो उसमें वो अच्छे पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो गए, बुरे पार्टिकल्स फीसिस में आ गए। ठीक है ना, तो वो पहला काम तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये कि प्लाज्मा इंसुलिन लेवल फिर फॉल कर जाएगा। आपको पता है ना, रमज़ान में ग्लूकेगॉन आता है। ठीक है ना, रमज़ान में सेहरी की बात है, जब खाना हम कम खाते हैं तो ग्लूकेगॉन ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इंसुलिन फॉल करता है, ग्लूकेगॉन रेज होता है। ठीक है, याद रखें। फिर क्या होता है, प्लाज्मा इंसुलिन फॉल जब फॉल कर जाता है, देखो 200 ग्राम ऑफ जो ग्लूकोज स्टोर्ड इन द लीवर जो है वो यूटिलाइज हो चुकी होती है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 200 ग्राम ग्लूकोज दैट इज़ स्टोर्ड इन द कहाँ, लीवर, दैट इज़ यूटिलाइज्ड। ठीक है, इसी तरह 500 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन स्केलेटल मसल। फॉर स्केलेटल मसल में 500 ग्राम ऑफ ग्लूकोज स्टोर होती है। लेकिन ये याद रखें कि ये जो स्केलेटल मसल का जो ग्लूकोज है, दिस कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली जस्ट लाइक लीवर। हम स्केलेटल मसल के ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसने फिर पहले कन्वर्ट होना होता है किसमें, लैक्टेट में। इस ग्लूकोज ने स्केलेटल मसल के ग्लूकोज ने लैक्टेट में कन्वर्ट होना होता है, लैक्टेट से फिर इसने जाना होता है कोरिस साइकिल। ठीक, कोरिस साइकिल देखें फिर जाके ग्लूकोज बनता है, इससे ग्लूकोज बनता है। ठीक है, पहले मसल का ग्लूकोज से ये लैक्टेट में, लैक्टेट से फिर ग्लूकोज बनता है कहाँ, इन द लीवर। ठीक है, लैक्टेट लीवर में जाता है। ठीक है, लीवर में फिर ग्लूकोज फिर इस्तेमाल हो सकती है बाय बॉडी। ठीक है।
ठीक है ना। तो ये देखिए फास्टिंग के 12 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ। पहला जो मील, लास्ट मील हमने जो खाया था वो सारा ख़त्म हो गया, प्लाज्मा इंसुलिन फॉल हो गया, ग्लूकागॉन रेज हो गया, 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड इन द लीवर यूटिलाइज हो गई, 500 ग्राम ग्लूकोज स्टोर्ड इन द स्केलेटल मसल, वो उसमें वो क्या किया, लैक्टेट में, फर्स्ट लैक्टेट में कन्वर्ट हो गई, वो मसल के अंदर ही लैक्टेट में कन्वर्ट हो गई, मसल के अंदर लैक्टेट फिर ट्रांसपोर्ट हो गया लीवर में, लीवर से फिर ये यूज़ हो गई, ये भी यूटिलाइज हो गई। अब हो रहे हैं 24 घंटे। तो नेक्स्ट अंडर 24 आवर्स देखो होता क्या है, ऑल ग्लूकोज, चाहे वो लीवर में हो, चाहे वो स्केलेटल मसल में हो, वो सारी की सारी दैट इज़ ख़त्म, डिप्लीटेड। अब क्या होता है, अब होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोजियोजेनेसिस स्टार्ट होती है। ग्लूकोजियोजेनेसिस कहाँ होती है, लीवर में। और उसके बाद इसको होता क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है ना, अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। और इसमें फिर क्या होती है, ये जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ना, तो ये स्केलेटल मसल क्या कैटाबॉलिज्म कराती है, स्केलेटल मसल का कैटाबॉलिज्म कराती है। फिर क्या होता है नेक्स्ट अंडर 24 आवर नेक्स्ट होता है कि ग्लाइसरोल इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्री फैटी एसिड्स। और इसलिए फिर फ्री फैटी एसिड्स क्या बनते हैं, कीटोन बॉडीज़, कीटोजेनेसिस आपको पता है ना, क्योंकि ग्लूकागॉन आ रहा है ना इन एक्शन, ग्लूकागॉन एक कीटोजेनेसिस कराता है, ठीक है। उसके बाद कीटोन बॉडीज़ आर प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल बाय द CNS इन द फास्टिंग स्टेट, याद रखें, ठीक है ना। तो ये थे क्या थे, ये हमने क्या पढ़े, मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टारवेशन। अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इंजरी एंड या फिर इंजरी एंड सेप्सिस के हम क्या पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स। हमने मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टारवेशन पढ़े, अब हम मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इंजरी और सेप्सिस पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इंजरी हो या सेप्सिस हो, इनके मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप याद रखें। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो एड्रीनलिन यानी जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रीनलिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, कॉर्टिसोल, ठीक है, ये सारे के सारे इनके लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ग्लूकागॉन का लेवल, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना, याद रखें ग्लूकागॉन का लेवल इंजरी में भी, सेप्सिस में भी, फास्टिंग में भी ये बढ़ जाता है। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट एनर्जी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है इंजरी में। देखो नॉर्मली अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है हमारी 420 किलो कैलोरीज पर डे, ठीक है ना, 20 किलो कैलोरीज पर डे होती है, ये किलो कैलोरीज है। और इंजरी या फिर सेप्सिस में ये 40 किलो कैलोरीज पर डे तक जाती है, ठीक है। इसी तरह याद रखें कि नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो होती है वो एक डायबिटीज़ लाइक स्टेट क्रिएट करती है बॉडी में। देखो रेजिस्टेंस टू इंसुलिन होती, इंसुलिन ऑलरेडी कम हो रहा होता है लेकिन साथ साथ में रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है। अच्छा, ग्लूकोज की इंटॉलरेंस भी बढ़ रही होती है। ये फिर क्या होता है, एक डायबिटीज़ लाइक स्टेट प्रोड्यूस होती है, किसमें, इंजरी और सेप्सिस के मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स में ये है, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि लिपिड्स जो हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके फिर ये फिर क्या करते हैं, ठीक है ना, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स हो जाती है। मसल वेस्टिंग होती है, एक मसल वेस्टिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से, हमने पहले भी बताया था, जब अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो देखो ना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अमाइनो एसिड्स जो हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मसल वेस्टिंग होगी, ठीक है। और इसी प्रोसेस का नाम ग्लूकोनियोजेनेसिस है। इसी तरह दूसरी मसल वेस्टिंग, देखो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, देखो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होके प्रोटीन अमाइनो एसिड में ट्रांसफ़र होता है और इससे फिर साथ साथ मसल वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा सर्कल मैंने बनाया है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होगा, मसल वेस्टिंग होगी और प्रोटीन सारी के सारी अमाइनो एसिड्स पे, ये अमाइनो एसिड्स फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से मसल वेस्टिंग अगेन होगी, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हाइपोएल्बुमिनीमिया होगा। हाइपोएल्बुमिनीमिया वो इसलिए कि देखो कैपिलरी इंजरी है ना, इंजरी और सेप्सिस है, तो कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और एंडोथेलियल इंजरी है ना, देखो ये एंडोथेलियम है, तो ये नॉर्मली कैसे होती है, ऐसे गैप्स नहीं होते, लेकिन इंजरी होती है तो कैसे होती है, ऐसे। तो जब ये गैप्स बढ़ जाएंगे तो एल्बुमिन सारी बाहर आ जाएगी और हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कि डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स जो हैं किसके, मेल न्यूट्रिशन के, ये एक सर्जिकल पेशेंट के, हम क्योंकि सर्जन्स हैं तो हमने एक सर्जिकल पेशेंट में मेल न्यूट्रिशन पढ़ना है। और सर्जिकल पेशेंट में मेल न्यूट्रिशन के क्या डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हमारे पास ये सारे लिस्टेड हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 तकरीबन 8 डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, वुंड हीलिंग में डिले हो जाएगा, जल्दी वुंड हीलिंग नहीं हो पाएगी। वेंटिलेटरी कैपेसिटी कम हो जाएगी पेशेंट की। इम्यूनिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हॉस्पिटल स्टे डेफिनेटली फिर बढ़ जाएगा। पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है तो वो हॉस्पिटल में बैठा रहेगा। प्रेशर अल्सर्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के साथ बनेंगे। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेशर अल्सर जो है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के साथ बनेंगे। म्यूकोजल बैरियर डिसरप्टेड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होंगे। मोर्टेलिटी फिर इंक्रीज होगा। तो ये सारे के सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन है इन सर्जिकल पेशेंट्स। ये सारे उस वक्त ठीक होंगे जब आप मेल न्यूट्रिशन को करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो 50% सर्जिकल पेशेंट्स में से 50% सर्जिकल पेशेंट्स जो एडमिट होते हैं वो ऐसे हैं जिनमें मेल न्यूट्रिशन होती है, याद रखें, ठीक है ना। अच्छा, अब एम्स क्या है, देखो हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना चाहते हैं किसी भी पेशेंट को, तो हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्यों देना चाहते हैं, इनके एम्स क्या क्या हैं, हमारे टारगेट्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है ना। तो इन जो है, तो ठीक है, सबसे पहले तो इन टाइम आपने करेक्ट करना है न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले कर सकते हैं हम कि जिनको ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। फिर न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो पेशेंट के पूरे कर सकें, मेट न्यूट्रिशनल नीड्स पूरे कर सकें। और चाहे जो ये जो नीड्स हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट के ज़रिए हों, ठीक है। टोटल पेरेंटरल चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है ना, इंटरल चाहिए, को जो भी रूट हो ये हम आइडेंटिफाई कर लें। और इसी तरह जो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, इससे क्या होंगे, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे जब हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट को मेंटेन रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब देखो न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे की जाती है। देखो यार, ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक मोशन है। एक पेशेंट आपके पास आया है ऐसे, ठीक है, उसको आपने देखना है, महसूस करें कि आप इसमें यार कोई कमी बेशी है, तो उसकी क्या करना है, आपने उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए असेस करना है। आप सोच रहे हैं कि उसकी कमी बेशी को पूरा न्यूट्रिशनल सपोर्ट करती है, ठीक है, जहन में आपके है ये, लेकिन फिर आपको असेस कैसे करेंगे कि यार इसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या कितनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और कितनी इसको चाहिए, उसको हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहते हैं। तो ये कैसे करना है वार्ड पेशेंट्स में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका एम क्या है, एम वही बात है, वही है जो कि पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें, ऐसे पेशेंट्स को जिनको चाहिए ये, या फिर हु आर एट रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर इम्प्रूव करना है देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस को, ठीक है ना, विथ प्रॉपर इंटरवेंशंस वेर एवर पॉसिबल। ये हमारा टारगेट है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट का टारगेट यही है, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई करें और इम्प्रूव करें उनके स्टेटस को, ठीक है ना। अब देखें कि सवाल ये है कि कैसे किया जाए ये असेसमेंट, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, एक अच्छी सी हिस्ट्री ले लें पेशेंट की, ठीक है। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ हिस्ट्री में आपने क्या क्या पूछना है। इसी तरह फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लें, इस पे भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा।
फिर बेसल मेटाबॉलिक बॉडी मास इंडेक्स की आपने BMI आपने कैलकुलेट करना है। फिर लेब्स के ज़रिए हम असेस कर सकते हैं, और फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के ज़रिए हम असेस कर सकते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट को। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? अगेन रिपीट, हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, BMI, लेब्स एंड ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में हम क्या कहेंगे? आस्क अबाउट वेट चेंज। हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपका वेट चेंज तो नहीं हुआ, पहले कितना था ये पूछेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका वेट चेंज हुआ तो नहीं है। अगर हुआ है पेशेंट का वेट चेंज, तो हम पूछेंगे कितना हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है। देखिए, अगर 10% हुआ है तो माइल्ड न्यूट्रिशन है, 30% चेंज हुआ है तो सीवियर मेल न्यूट्रिशन है। ठीक है ना, मेल नेट बोलता हूँ मैं इसको, पूरा बोलने के बजाय मेल नेट, सीवियर मेल नेट। 30% है तो सीवियर मेल नेट। ठीक है, अब कैसे पता चले? देखो, शुरू में अगर उसका 60 kg है, शुरू में उसका 60 kg था, ठीक है ना, तो 60 kg है, तो अभी उसका कितना है? अभी उसका 50 kg है। तो हम देखते हैं कि कितना वज़न कम हुआ है। तो 60 kg, 50 kg, पहले 60 kg था। कैसे इसको, इसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60 का 10% निकालो पहले। 10% 60, 6 60 का 10% 6 किलो, 6 किलो कम होना माइल्ड न्यूट्रिशन। अब 60 का 30% निकालो, 30 डिवाइड बाई 100%, हटा के नीचे 100 लगाया, फिर 60, 18, 30% कितना होता है? 60 का 18। ठीक है, तो अब देखो 10 किलो कम हुआ है, तो 10 किलो ये कहीं बीच में है 10 और 30 के। ठीक है ना, तो 10 के आसपास है, 10 और 18 के। ठीक है, 10 के 6 kg और 18 kg, 6 kg और 18 के 6 kg कितना है? 10%। 18 kg कितना है? 30%। जबकि इसका वज़न कम हुआ कितना है? 60 में से 50 वज़न कम हुआ तो 10 kg। ठीक है, ठीक है ना। फिर हम इसको आइडियल बॉडी वेट के साथ भी कंपेयर करेंगे। आइडियल बॉडी वेट, वेट टेबल ऑफ द पेशेंट हम देखेंगे, फिर प्रीवियस बॉडी वेट वगैरह। ठीक है, इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे वेट को। तो वेट हिस्ट्री कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। फिर हम पूछेंगे कि हिस्ट्री ऑफ डाइटरी इनटेक की हिस्ट्री पूछेंगे। फिर आस्क अबाउट GI सिम्टम्स, कोई आपको डायरिया तो नहीं हुआ, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायरिया, वोमिटिंग, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फूड एलर्जी तो नहीं हुई। ठीक है ना, डायरिया, वोमिटिंग, फूड एलर्जी तो नहीं हुई। इसी तरह फंक्शनल इम्पेयरमेंट, कोई ऐसी तो नहीं है। फंक्शनल इम्पेयरमेंट मतलब कोई हाथ पाँव तो नहीं कटा, कोई फालिश वगैरह तो नहीं हुआ, ये वो। ठीक है, इसी तरह फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ की हिस्ट्री पूछेंगे हम पेशेंट से, अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री पूछेंगे, प्रीवियस सर्जरीज़ के बारे में हम पूछेंगे, किडनी डिजीज़ तो नहीं है, कोई लीवर डिजीज़ तो नहीं है, ये हम इवेल्युएट करेंगे। ये सारे का सारा हम हिस्ट्री में पूछेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर हम पेशेंट की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में माश हैन, HEN हैन। ठीक है, हम क्या क्या देखेंगे? माउथ, M से माउथ, माउथ में देखो कोई किलोसिस तो नहीं हुई पड़ी। ठीक है, ग्लोसाइटस तो नहीं हुई पड़ी। ठीक है, म्यूकोजल एट्रोफी तो नहीं है। इसी M से ही मसल भी है, मसल देखेंगे हम, मसल लॉस तो नहीं है, या फिर मसल वेस्टिंग तो नहीं है। ठीक है ना, और फिर ये मसल वेस्टिंग को हम कैसे देखेंगे, मैं आपको ये बाद में, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह फिर हम एब्डोमेन में देखेंगे, हेपेटोसिप्लिनोमेगैली तो नहीं है। एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला, मैसिव एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला तो नहीं है कहीं। ठीक है, इसी तरह फिर स्किन में देखो, स्किन की हम क्वालिटी चेक करेंगे, स्किन की हम टेक्सचर देखेंगे, और स्किन का हम रेश देखेंगे, कोई है तो नहीं, और हाइपर केराटोसिस तो नहीं है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर हम हार्ट में मर्मर्स देखेंगे, चेम्बर इनलार्जमेंट देखेंगे। ठीक है ना, वही क्वाशोकोर वगैरह में, मेरास्मस वगैरह में ये होते हैं। ठीक है, इसी तरह हेयर की बात करें तो क्वालिटी, अगेन क्वालिटी देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे, लॉस ऑफ हेयर तो नहीं हुआ, ये देखेंगे हमने। मैश हैन, आई में केराटो कंजक्टिवाइटिस देखेंगे, नाइट विजन देखेंगे। अच्छा, इसी तरह जो नेल है,
नेल्स के भी कलर्स हम देखेंगे, कोइलोनिचिया हम देखेंगे, ल्यूकोप्लेकिया हम देखेंगे। ठीक है ना, नेल्स में ल्यूकोप्लेकिया हो सकती है, याद रखें, नेल्स में ल्यूकोप्लेकिया हो सकती है, कोइलोनिचिया कलर वगैरह चेंज आ सकता है। ठीक है, इसी तरह फिर मसल में हम लॉस और सीएनएस में फिर हम देखेंगे कोई पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो नहीं है। ठीक है ना, डायबिटीज़ मेलाइटस में जो होती है। ठीक है, मसल का भी लॉस देखें। अब मसल की वेस्टिंग देखो, मसल वेस्टिंग हम कैसे देखते हैं। मसल वेस्टिंग में हम लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट देखते हैं हो तो मसल वेस्टिंग, फिर एडिमा सही है, फिर फंक्शनल असेसमेंट हम देखते हैं मसल्स की ग्रिप वगैरह करा के, फिर हैंड ग्रिप असेस स्ट्रेंथ भी हम देखते हैं, और रेस्पिरेटरी मसल्स का फंक्शन हम देखते हैं इसके लिए। फिर ठीक है ना, स्पायरोमेट्री वगैरह हम करते हैं, रेस्पिरेटरी मसल का फंक्शन देखते हैं इसमें। ठीक है, तो कितने हुए, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, एडिमा, फंक्शनल असेसमेंट, हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ देखेंगे, रेस्पिरेटरी मसल देखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे बीएमआई। देखा, हमने कहा था ना पहले कि देखो हमने क्या क्या देखते हैं, हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, बीएमआई। ठीक है, अब हम बीएमआई देखते हैं, फिर हम लेब्स देखेंगे। देखिए, बीएमआई जो है इट इज़ यूज टू कैलकुलेट क्या, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट क्या ना, इट इज़ बीएमआई इज़ यूज टू कैलकुलेट प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन एक, और दूसरा इट इज़ यूज टू कैलकुलेट ओवर न्यूट्रिशन यानी ओबेसिटी भी कैलकुलेट करने के लिए हम बीएमआई यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब इसका एक फार्मूला होता है, इक्वेशन होती है, कौन सी, बीएमआई इक्वल टू किलोग्राम्स इन केजी, वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इससे आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो नॉर्मल जो बीएमआई होती है ना, नॉर्मल बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 तक होती है। 18.5 से लेके 24.9, तकरीबन 25 के आसपास, 18 से 25 के आसपास। ठीक है ना, ये तकरीबन 25 है, जबकि ये तकरीबन 19 है, बोलो बस इस तरह। 18.5 से लेके 24.9, ठीक है, राउंड करें तो 19 बनता है, ये फिर 25 बनता है। ओवरवेट कहेंगे हम उस पेशेंट को जिसका बीएमआई 25 से ऊपर है, 25 से 30 तक है, ये देखो 29 ये 30 ही बनता है। और मॉर्बिड ओबेसिटी होती है उस पेशेंट में जिसका ग्रेटर देन 40 हो, उसको तो हम मॉर्बिड ओबेसिटी कहेंगे। ठीक है, तो बीएमआई लेस देन 18.5 होना तो न्यूट्रिशनल इम्पेयरमेंट ये आपको ज़ाहिर बताती है। वाइल लेस देन 15% अगर बीएमआई आ जाए तो इट इज़ एसोसिएटेड विथ हायर पोस्ट ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा, ठीक है ना, तो देखो बीएमआई अगर लेस देन 18.5 हो तो न्यूट्रिशनल इम्पेयरमेंट को ज़ाहिर करती है। ठीक, अगर 15 से भी कम हो तो ये इट इज़ एसोसिएटेड विथ हायर पोस्ट ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी, ये मैंने कहा। ठीक है, फिर बीएमआई हायर है तो इसके फिर मैंने ये आपको बताए हैं कि बीएमआई अगर नॉर्मल तो 18.5 से लेकर 24.9 तक होता है, ओवरवेट हम उसको कहेंगे जो 25 से 29.9 पे है, मॉर्बिड ओबेसिटी हम उसको कहेंगे जो 40 से भी ऊपर जा रहा है, तो वो मॉर्बिड ओबेसिटी है। ठीक है ना, तो ये देखिए। ठीक है, फिर हमारे पास एक टर्म है जिसको बिया बोलते हैं। ठीक है, बिया मीन्स बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस बोलता हूँ मैं इसको। ठीक है, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस। ठीक है, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम का एस्टिमेशन करते हैं इसमें। ठीक है, फिर फिफ्थ में हमारे पास एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स आते हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको, ये देखिए मैंने कहा था ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें थी हमारे पास। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में हिस्ट्री थी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन थी, बीएमआई था, और लेब्स और एंथ्रोपोमेट्रिक। पहले हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स पढ़ते हैं, फिर लेब्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे देखे नहीं है, बी आई ए बायोमैकेनिकल बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस का जो था बीआईए, इधर लिस्ट में नहीं है, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा एक चीज़ इसमें पढ़ी हुई है जिसमें हम क्या करते हैं बीआईए में इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, बीआईए बोलते हैं इसको, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट्स में देखो हम ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस टीएसएफ जिसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, पहली बात ये है कि एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट्स में हम काफ़ी सारी जो क्या कहते हैं, चलें ठीक है, तो ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड असेसमेंट,
अमाउंट ऑफ फैट डिपोजिशन ये हमें बताता है, ठीक है ना। इट इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ फैट डिपोजिशन इन द बॉडी एंड इज़ हायर इन फीमेल्स। याद रखो TSF इज़ हायर इन फीमेल्स, ठीक है। जिस तरह थाई भी मोटी मोटी होती है, इसी तरह आर्म्स भी मोटे होते हैं लड़कियों के, ठीक है। नॉर्मली TSF मेल्स में 12.5 है, फीमेल्स में 16.5 है। तो ये बिल्कुल हीमोग्लोबिन टाइप, ठीक है। 12.5 मेल्स में है, 16.5 फीमेल्स में है, नॉर्मल, ठीक है ना। अच्छा सही है। इसी तरह जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, एक तो हो गया ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड TSF, इसी तरह मैक है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस नॉर्मल मेल्स में कितना होता है 29.3, फीमेल्स में देखो 28.5। फीमेल्स में देखो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कम है, देखो फीमेल्स में मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कम है, याद रखना, और इतना ज़्यादा कम भी नहीं है, थोड़ा सा कम है। 29.3 सेंटीमीटर अगर मेल्स में है तो 28.5 सेंटीमीटर फीमेल्स में होता है। तो ये सरप्राइजिंग बात है, ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड ज़्यादा होती है फीमेल्स में। ये देखो कितनी ज़्यादा है, कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। जबकि मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो है वो ज़्यादा होता है मेल्स में, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ मसल्स एक्चुअली, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाओ कि जो भी वैल्यू होगी इनमें, उसको हम इन वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे। एंड रिमेंबर ऑल दिस टेक्निक्स आर इम्पेयर्ड इफ़ एडिमा इज़ देयर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पेशेंट की जो भी वैल्यू होगी उसको हम इन नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे, ये नॉर्मल वैल्यू, ये नॉर्मल वैल्यू। और याद रखो एडिमा इन वैल्यूज़ को इम्पेयर करता है, किन वैल्यूज़ को, ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड TSF को और MAC मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेब्स हैं, ठीक है। लेब्स देखें कि लेब्स में हम क्या क्या देखते हैं, ब्लड इंडाइसिस देखते हैं। सबसे पहले ब्लड इंडाइसिस में हमारा लेक्चर एक है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये वही बात है, हेमाटोक्रिट, पैक सेल वॉल्यूम, यानी कि पैक सेल हेमाटोक्रिट और पैक सेल वॉल्यूम देखिए, MCV, MHC, MCHC, अच्छा हीमोग्लोबिन, ये सारे के सारे इंडाइसिस हैं, ब्लड इंडाइसिस इनको बोलते हैं। फिर हम आते हैं सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन लेस देन 30 ग्राम्स अगर पर लीटर की बात कर रहा हूँ मैं, लेस देन 30 ग्राम पर लीटर इज़ अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, याद रखें। सीरम एल्बुमिन एक MCQ भी आया था इसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा सीरम प्री एल्बुमिन भी हम देखते हैं। एल्बुमिन तो हमने देखा, प्री एल्बुमिन भी है जिसमें ट्रांसफेरिन है और उसके बाद रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन्स, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन्स हमारे पास हैं। ये दोनों के दोनों प्री एल्बुमिन में ही आते हैं, ठीक है। सीरम प्री एल्बुमिन, सीरम ट्रांसफेरिन, सीरम रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन नहीं, प्री एल्बुमिन में नहीं आते। हम फिर सीरम में और क्या क्या, देखो सीरम, प्री एल्बुमिन, ट्रांसफेरिन और रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी हम देखते हैं एल्बुमिन के अलावा, ठीक है। फिर लिम्फोसाइट काउंट जिसको हम क्या कहते हैं, TLC देखते हैं, ठीक है। और याद रखें no index of nutritional status, I repeat, no index of nutritional assessment, no index of nutritional assessment has shown to be superior to clinical assessment, इस, ठीक है ना। तो no index of nutritional assessment is superior to clinical assessment, ठीक है ना। तो देखो कि क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कह रहा है न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा ठीक है ना। तो याद रखो जो इसी स्टेटमेंट को बेस बना के MCQs बनाते हैं एग्जामिनर्स। फॉर एग्जांपल एक MCQ था कि जो सीरम एल्बुमिन ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव है न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करने के लिए, या हमारे पास क्या है, या जो है ना मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, किधर है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। तो इसमें से देखो ये क्लिनिकल असेसमेंट में हम देखेंगे ये कौन कौन से आते हैं, फिर देखो कि ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक टेबल करेंगे क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स हैं इस तरफ,
इस तरफ पैरामीटर्स हैं और इस तरफ एक्सटेंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन है। देखो एल्बुमिन ग्राम्स पर डीएल के हिसाब से अगर देखो मैं एक्सटेंट ऑफ मेल न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ जा सकती है, माइल्ड तक जा सकती है, मॉडरेट है और सीवियर है। यहाँ पे क्या देखते हैं हमारा एल्बुमिन ग्राम्स पर लीटर, ट्रांसफेरिन एमजी पर लीटर, टीएलसी हम देखते हैं, आईबीडब्ल्यू, ठीक है। आईबीडब्ल्यू इज़ क्या, आइडियल बॉडी वेट और वेट लॉस पर यूनिट टाइम हम ये देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर एल्बुमिन 2.8 से लेके 3.2 ग्राम्स के बीच में है तो माइल्ड हम उसको कहेंगे कि मेल न्यूट्रिशन हुई है। अगर 2.1 से लेकर 2.7 ग्राम्स तक है तो मॉडरेट मेल न्यूट्रिशन हुई है, ठीक है। ठीक है, फिर अगर उस पेशेंट की एल्बुमिन अगर 2.1 से भी गिर गई है तो हम सीवियर कहेंगे। देखो 2.8 से लेके 3.2 तक है तो माइल्ड कहेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा गिरी है यानी कि 2.1 से 2.7 तक आ गई है तो मॉडरेट कहेंगे। 2.1 से भी नीचे गिरी है तो हम उसको सीवियर यानी कि सीवियर मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। ट्रांसफेरिन लेवल्स देखो एल्बुमिन ग्राम्स में है, ट्रांसफेरिन एमजी में है, याद रखना। अगर 200 से 250 के बीच में ट्रांसफेरिन रहा है तो हम माइल्ड मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। 100 और 200 के बीच में है तो हम सीवियर मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। और अगर 100 से भी गिरा हुआ है ट्रांसफेरिन तो हम उसको सीवियर मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। ये मॉडरेट है, ठीक है। 100 और 200 के बीच में मॉडरेट है। टीएलसी 1200 से लेके 2000 तक माइल्ड हम उसको मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। मॉडरेट है तो यानी कि 800 और 1200 के बीच में है तो हम इसको मॉडरेट मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। 800 से भी नीचे गिर गई है तो हम इसको क्या कहेंगे, सीवियर मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। आइडियल बॉडी वेट अगर 80 से लेके 90 के बीच में अगर वेट है तो माइल्ड मेल न्यूट्रिशन। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे आइडियल बॉडी वेट हम परसेंटेज में देखेंगे, ठीक है। परसेंटेज 80 से 90% लॉस हो रहा है माइल्ड, अच्छा 70 से 80% लॉस हो रहा है मॉडरेट, लेस देन 70% लॉस हुआ है तो सीवियर कहेंगे, ठीक है। ठीक है, नहीं बल्कि इसको ऐसे पढ़ेंगे। देखो अगर आइडियल बॉडी वेट के 80 to 90% तक है वज़न पेशेंट का तो हम उसको माइल्ड कहेंगे। आइडियल बॉडी वेट के 70 से 80% तक आ गया है तो हम उसको मॉडरेट मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। आइडियल बॉडी वेट के 70 से भी कम परसेंटेज पे आया है तो यानी कि पेशेंट का जो वेट है वो आइडियल बॉडी वेट के 70% से भी लेस हुआ है तो हम उसको सीवियर मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। वेट लॉस देखो अगर लेस देन 5% पर मंथ है तो माइल्ड है, ग्रेटर देन 5% पर मंथ है तो मॉडरेट है, ठीक है। अच्छा सीवियर में कुछ कहा नहीं किया है।